हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, देखिए हमारी पीजीटी कॉमर्स और रेवेन्यू इंस्पेक्टर की क्लास कंटिन्यूअसली चल रही है, जिसमें हम आज करने जा रहे हैं। देखिए 4 पार्ट में सिलेबस आपका बटा था जी सर, तो आज जो है वो 4th पार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम इंडस्ट्रियल रिलेशन और उसके कुछ अप्रोच हैं जिसकी चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सारे ऑडिटिंग की क्लासेस कर रखी थी। आज हम इंडस्ट्रियल रिलेशन के थोड़े थोड़े करके पूरी क्लास में चर्चा करेंगे। देखिए एक बार बताना इसमें इसलिए भी पॉसिबल नहीं क्योंकि सब चीज का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। जैसे कलेक्टिव बार्गेनिंग की अगर बात करें तो वो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट, फिर थोड़ा वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें अलग चीजें हैं। अभी मैं इसलिए शुरुआत करने जा रहा हूं इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है, उसके स्कोप क्या, और यूनियनिज्म की थ्योरी क्या, या फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच क्या होते हैं, है ना। चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, आपके क्लास में आइएगा जी। देखिए तो ये आपका सिलेबस है, आप इसको देखिएगा। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है, इसका एक पूरा वीडियो है ना। आप इसको देखिएगा। आज हम ये शुरू करने जा रहे हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, और उसके साथ आपके थ्योरी ऑफ यूनियनिज्म, ये सारी चीज हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आपको कर लेना है ये वाला कॉमर्स वाला भैया बाय NWB का नेट टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लेना है। प्लस अगर कोई दिक्कत आ रहा हो तो आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा सर, यहाँ क्यों हम ऐसे करेंगे, क्योंकि यहाँ आपको मिल जाएगा जी क्या, PDF, है ना। तो ये सारा PDF आपको वहीं पे मिलेगा। चलिए शुरू क्या करें, शुरू करते हैं सर इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन सर, बहुत सुन रहे हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन, क्या इंडस्ट्री का रिलेशन किसके साथ होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन में। देखिए जी, जब भी कोई कंपनी, ठीक है, कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है, बिल्कुल बनाती है सर, तो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड अपनी क्या होती है, इंडस्ट्री होती है इंडस्ट्री। मतलब सर अगर हम बात करें जूता का, तो जूते के जितने सारे तरीके की कंपनी है उसकी अपनी एक इंडस्ट्री है जी सर। अब उस इंडस्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं जी सर, काम करते हैं। एम्प्लॉय काम करते हैं सर, काम करते हैं। एम्प्लॉयर काम करते हैं सर, एम्प्लॉयर भी काम करते हैं सर। एम्प्लॉयर काम नहीं करते, एम्प्लॉयर देते हैं, है ना। क्या एम्प्लॉय का जॉब जी सर, बट एम्प्लॉयर तो होते हैं जी सर, एम्प्लॉयर होते हैं। तो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई, वर्कर्स, इन सब के बीच में रिलेशन को मेंटेन करना इंडस्ट्री में, इसको कहते हैं क्या, इंडस्ट्रियल रिलेशन। बात समझ में आई जी सर। जैसे अगर हम बात करें कि एक एम्प्लॉय एक एम्प्लॉयर से कैसे बिहेव करता है, या अगर एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कैसे बिहेव करता है, इसका डीप स्टडी क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन। आइए इसकी चर्चा करते हैं, और फिर उसके बाद आ जाएंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन के अप्रोच पे, कि अपने ट्रेडिशनल में, मॉडर्न व्यू, और बहुत सारे तरीके के अप्रोच हैं जो दिया गया है, जो अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बताया कि भैया इस अप्रोच से काम करोगे तो इसमें ये चीजें होंगी, इस अप्रोच से काम करोगे तो इसमें ये चीजें होंगी, है ना। क्योंकि उन्होंने वहां वो फेज को अपना एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए वो उस तरीके के अप्रोच को डेवलप किया। आइए तो शुरुआत करते हैं, क्या क्या होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्या रहा देखिएगा, द टर्म इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द इंडस्ट्री एंड रिलेशन, किससे, इंडस्ट्री और रिलेशन से है। तो इंडस्ट्री मींस एनी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इन विच एन इंडिविजुअल इज एंगेज। तो इंडस्ट्री का क्या मतलब बोला भाई साहब, जहां पे कोई प्रोडक्टिव एक्टिविटी हो रहा है, जहां लोग क्या है, इंडिविजुअली एंगेज्ड है, उसको क्या बोलेंगे सर, उसको बोलेंगे इंडस्ट्री। एंड रिलेशन मींस द रिलेशन दैट एग्जिस्ट इन द इंडस्ट्री बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड हिज वर्कमैन। तो बोल रहा है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो एग्जिस्ट रिलेशन होता है उसको क्या बोलेंगे, रिलेशंस बोलेंगे। सिंपल सी बात है। तो इसीलिए दस द इंडस्ट्रियल रिलेशन आर सीन एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉइज एंड एम्प्लॉयर्स विद इन दी ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो बोल रहा है कि भाई साहब इंडस्ट्रियल रिलेशन कहां देखा जाता है सर, और ये ऑर्गेनाइजेशन के आपके एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, है ना जी। कह रहा था फील्ड ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशंस लुक्स एट द रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स, particularly group of workers represented by यूनियन। तो क्या बोला कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो कैसे देखा जाता है, जो इंडस्ट्री का रिलेशन है वो, ठीक है, जो मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है वो, और उसके वर्कर्स का रिलेशनशिप है वो, या फिर ये कह सकते हैं कि जो यूनियन के साथ मैनेजमेंट का रिलेशन है वो।
आइए कुछ कुछ अलग अलग लोगों ने आपका डेफिनेशन दिया कि इसका इंडस्ट्रियल रिलेशन का। आइए देखिए उन्होंने क्या कहा है। कह रहा है industrial relation deal with the either relationship between the state and the employers and workers organization or the relation between the occupational organizational themselves। तो बोल रहा भाई साहब किसके साथ डील करता है, बोल रहा स्टेट एम्प्लॉयज और उसके वर्कर्स के साथ में जो रिलेशन बनता है और जो डील करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन बोलते हैं। फिर ये कौन, आईएलओ का डेफिनेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। डेल ऑर्डर ने कहा क्या कहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, किसके बीच में, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में, या फिर एम्प्लॉय और उसके ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, दैट अराइज आउट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, जो क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अराइज करता है। तो बेसिकली बस यही समझिए कि इंडस्ट्रियल रिलेशन मतलब जो वर्कर्स काम करते हैं उनके बीच और मैनेजमेंट उनके बीच के रिलेशन को मेंटेन करना क्या कहलाता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कहलाता है। बात समझ में आई जी सर। अब देखिए नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होगा, कह रहा आईआर इज कंसर्न विद द रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। ये तो बात बिल्कुल सही पता है आपको कि मैनेजमेंट और वर्कर के बीच के रिलेशन को मेंटेन करना है। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉय है उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम है। कंसर्न विद द सिस्टम रूल्स एंड प्रोसीजर्स बाय द यूनियन एंड एम्प्लॉयज, यूनियन और एम्प्लॉय के द्वारा जो सिस्टम चलते हैं, जो रूल्स है, रेगुलेशन है, उन सारे की बात करता है। कह रहा है रोल ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन रिजॉल्विंग एनी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। देखिए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अब देखो इंडस्ट्री में लोग होंगे, जी सर लोग हैं, अब लोग होंगे तो एक वर्कर है और एक मैनेजमेंट है, तो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ बात क्या होगा सर, अलग होगा, ये कुछ अलग बोलेगा वो कुछ अलग बोलेगा, और जब दोनों के बात में कुछ डिफरेंशिएशन आ जाएगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा सर, डिस्प्यूट होगा, झगड़ा होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, होगा कि नहीं होगा जी सर। कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन इज ए मल्टी डिसिप्लिनरी इन नेचर, मल्टी डिसिप्लिनरी है नेचर में। द स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन हैज आल्सो ड्रॉन फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ये इन सब फील्ड में भी आपको देखा जाता है। एंड इज नाउ इज द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इट्स ओन फील्ड ऑफ स्टडी। अब देखो स्कोप बताया गया कि 4 तरह का स्कोप के बारे में चर्चा किया गया कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन भी हो सकता है, ग्रुप के बीच में रिलेशन भी देखते हैं, लेबर के बीच में रिलेशन और पब्लिक रिलेशन, ये चारों रिलेशन पे काम करता है कौन सर, आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करें। बात समझ में आई जी सर। चलिए स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या है, स्कोप देखिए, स्कोप का मतलब देखिए, मैं आपको एक बार बार मैं यही कहता हूं कि जब बात स्कोप की आती है ना, तो स्कोप का मतलब होता है कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी चीजें, जैसे मान लो फाइनेंस है, आप कोई भी सब्जेक्ट से बात कर लो, अगर स्कोप पूछा, स्कोप मतलब आप क्या आगे पढ़ने वाले हो, दैट्स इट, जो आपका सिलेबस है, दैट्स इट, वही है। तो कह रहा है इंडस्ट्रियल रिलेशन हैव वेरी हाई सिग्निफिकेंस इन एचआरएम एंड द स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन आर गिवन एज फॉलो। जैसे एम्प्लॉय और एम्प्लॉय राइट का प्रोटेक्शन, हैंडलिंग ग्रीवांसेस कैसे करना है, मेंटली रिवोल्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट इंटरप्रिटेशन, बूस्टिंग मोरल कैसे बूस्ट करना है, कलेक्टिव बार्गेनिंग और नेगोशिएशंस के बारे में पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ना है। तो ये सारी चीजें आपको क्या आपका स्कोप है किसका, इंडस्ट्रियल रिलेशन का। चलिए ये तो बेसिक चर्चा हो गई। अब जो मेन अप्रोच है, जो मेन चीज है, वो है आपका क्या, अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशन। देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके को फेस किया होगा। जैसे आज से 10 साल पहले या 20-30 साल पहले लोग, 10 साल पहले तो जानते होंगे, 20-25 साल पहले फोन को इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं मिलता था। उस समय हो सकता है वो तार वाला जो है ना टेलीफोन वो होता था, लेकिन आज देखो एक घर में हर घर में हर इंसान के पास फोन है ना। तो उसी तरीके से क्यों अब उस लेवल का जो चिट्ठी ना कोई संदेश वाला जो है, जो चिट्ठी वाले डाकिया वाला ये था, वो खत्म, ऑलमोस्ट खत्म, है ना। क्यों, क्योंकि वो उस समय की डिमांड थी, अभी इस समय की डिमांड कुछ अलग है। तो उसी तरीके से जब इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात की जाती है, तो अपने टाइम पे जो अप्रोच यूज किया गया, उसके बाद क्या अप्रोच यूज किया गया, उसके बाद बढ़ते 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 मॉडर्न अप्रोच, मतलब अभी तक क्या अप्रोच यूज होता है, उसकी चर्चा हमें कर रही है। तो सबसे पहला अप्रोच की अगर हम बात करें तो वो है साइकोलॉजिकल अप्रोच। अब देखो साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है, क्या है भाई साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, बताएंगे सर साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है। देखिए अगर मैं बात करूं साइकोलॉजिकल अप्रोच की, तो ये बात करता है कि अपने, साइकोलॉजी मतलब माइंड, और हर इंसान का माइंड एक जैसा नहीं हो सकता। जो वर्कर्स के तरह के लोग हैं वो अपने हिसाब से सोचेंगे, और जो इंडस्ट्री के लोग हैं, जो मैनेजमेंट के लोग हैं, वो अपने हिसाब से सोचेंगे। तो वही कह रहा है कि साइकोलॉजिकल अप्रोच जो ऐसा अप्रोच था कि दोनों की कभी बनती नहीं थी।
है ना, दोनों अपने अपने हिसाब से सोचते थे और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता था वहां पे। बात देखो उसी की बात कर रहा है, आइए पढ़िए। कह रहा है The problems of IR have their origin in the perceptions of the management। मैनेजमेंट के परसेप्शन चलता था यूनियन और वर्कर्स के, आप सबके अपने अपने अलग अलग परसेप्शन होती थी, धारणा होती थी, है ना, और वो कुछ और मैनेजमेंट कुछ और सोच रहा है, वर्कर्स कुछ और सोच रहा है। बात समझ में आई जी। तो कह रहा था कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट occur because every group negatively perceives the behavior of the other। ये बात बिल्कुल सही है भैया, हम तुम्हारे बारे में कुछ और समझ रहे हो, तुम मेरे बारे में कुछ और समझ रहे हो, एकदम नेगेटिव, पॉजिटिव की तो बात ही नहीं कर रही। तो फिर क्या होगा, तो फिर वहां पे काम नहीं बन पाएगा, फिर आप जो अप्रोच लगाने वाले हैं इंडस्ट्रियल का नहीं चल पाएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब अगर आप मेरे बारे में गलत सोचेंगे तो कि भाई मेरा जो है सीनियर जो मेरा मैनेजमेंट में वो हमको सैलरी नहीं देता है, वो सोचेगा यार मेरा ये लेबर लोग है ना ढंग से काम ही नहीं करता है, तो वैसा अप्रोच अगर रखेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। वो इसी की बात कर रहा है। कह रहा है इवन द ऑनेस्ट इंटेंशन ऑफ द अदर पार्टी सो लुक्ड एट विद द सस्पिशियस। तो भाई साहब जो पहला मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप ऑनेस्टली भी काम करेंगे ना तो भी यहाँ पे यह लगेगा कि भाई नहीं वो तो कुछ तो गड़बड़ कर रहा है। तो ये कौन अप्रोच कह रहा है, ये साइकोलॉजिकल अप्रोच कह रहा है ना। देखो कह रहा था प्रॉब्लम इज फर्दर एग्रावेटेड बाय द वेरियस फैक्टर लाइक द इनकम, लेवल ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशन, वैल्यू, बिलीफ, है ना, custom, goal of persons and groups, prestige, power, status, recognition, security, etc. are the host factor, both economic and non-economic, which influence the perception of union and management towards each other। अब देखो ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे चीज दिए हुए हैं, जो वैल्यू है, बिलीफ है, लेवल ऑफ एजुकेशन है, इस बेसिस पे ये सारी चीजें होती है। देखो यार एक पढ़ा लिखा जो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान होगा वो ना ट्रस्ट टीम मैनेजमेंट की चीज जानेगा, वो क्या करेगा, वो भरोसा करना जानेगा। तो वैल्यू सारी चीजें होगी। इनकम जिसका अच्छा होगा वो सोचेगा नहीं कि भाई 5 रुपए 2 रुपए ये करना है, तो वो सारा आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपेंड करेगा साइकोलॉजी में ये इसी बेस पर कि ये सारे फैक्टर हैं, और यही बना देता है परसेप्शन कि भाई अगर कोई काम नहीं हुआ किसी भी तरीके से वर्कर्स का, तो यार ये तो नहीं काम कर सकता है, ये फालतू है ना। या मैनेजमेंट का सैलरी देने में अगर 1-2 दिन 2-4 दिन लेट हो गया तो भाई वो सैलरी क्यों नहीं दे रहा, दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ ये सारी चीजें निकल के आती है, ठीक है जी। कह रहा था इंडस्ट्रियल पीस इज अ रिजल्ट मेनली ऑफ प्रॉपर एटीट्यूड एंड परसेप्शन ऑफ टू पार्टीज। तो बोल रहा है इंडस्ट्रियल पीस क्या है, रिजल्ट किसका है, प्रॉपर एटीट्यूड और परसेप्शन का। तो यहाँ इसी की बात की गई है। मिला जुला के अगर बात करें कि यहाँ साइकोलॉजिकल अप्रोच में किसकी बात की गई है, दो चीज की, मैनेजमेंट और वर्कर दोनों अपने अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने अपने परसेप्शन बनाते हैं और उसी तरह से काम खत्म हो जाता है। बात समझ में आया जी सर। दूसरा जो अप्रोच है वो है सोशियोलॉजिकल अप्रोच। सोशियोलॉजिकल अप्रोच जो है वो समाज की बात करता है ना, ह्यूमन रिलेशंस की बात करता है। बोलता है भाई साहब ऐसा है, हर कुछ सिस्टम के साथ हो तो बड़ा अच्छा रहेगा, कस्टम ट्रेडिशंस को फॉलो करते रहना चाहिए, ये बात इसकी करता है। देखिए कह रहा है सोशियोलॉजिकल अप्रोच, दिस अप्रोच इंक्लूड्स वेरियस सोशियोलॉजिकल फैक्टर लाइक वैल्यू सिस्टम, कस्टम्स, नॉर्म्स, सिंबल्स, एटीट्यूड, परसेप्शन ऑफ बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट। तो लेबर और मैनेजमेंट दोनों, लेबर मैनेजमेंट यहाँ कहने का मतलब क्या है, मैनेजमेंट हाई लेवल वाला और लेबर वर्कर्स, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस का ना, तो उनके बीच में ये सारी चीज होती है। कह रहा है एज इंडस्ट्रियलाइजेशन गेट मोमेंटम अ सेट ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल कम सोशल पैटर्न इमर्ज। देखिए जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा तो सोशलाइजेशन का एक पैटर्न उभरा जिसको सोशियोलॉजिकल अप्रोच किया गया। बोला भाई साहब समाज को लेकर चलने की बात हो जा रही है। कह रहा दीज इन्फ्लुएंस शेप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ये क्या किया, चेंज किया, इन्फ्लुएंस किया इंडस्ट्रियल रिलेशन को। नाउ इट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन आर डिटरमाइंड बाय द पावर। तो अभी उन दिनों में क्या होता था कि पावर के द्वारा कितना किसका पावर है उस बेस पर इंडस्ट्रियल रिलेशन का डिटर्मिनेशन होता था। चलिए तो पहले साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड कि भाई दोनों का अलग अलग अप्रोच है। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच बोला सोसाइटी के फैक्टर की बात करेंगे, सोसाइटी के बीच में जो फैक्टर हैं वो इंडस्ट्रियल रिलेशन को अफेक्ट करेंगे। तीसरा जो अप्रोच है वो है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। इसको तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, अल्टन मायो के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा, अल्टन मायो के द्वारा। तो अल्टन मायो का जो अप्रोच था बताओ क्या था, हॉथर ने एक्सपेरिमेंट किया था जी सर। तो उसमें उन्होंने 5 अलग अलग कंडीशन देखा था, इसको तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, आप देखिएगा। तो इन्होंने ह्यूमन रिलेशन की बात की कि भाई ह्यूमन रिलेशन को अगर आप लेके चलोगे, उनके बिहेवियर को समझोगे तो आपको क्या होगा, बेनिफिट होगा। कह रहा मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडस्ट्रियल रिलेशन अराइज आउट ऑफ अ टेंशन व्हिच is created because of the employer pressure and workers reactions।
protest and resistance to these process through protective mechanism in the form of workers organization associations and trade union। तो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा जो प्रॉब्लम अराइज होता है ना यहाँ पे, क्यों होता है? क्योंकि एम्प्लॉयर्स का बहुत ज्यादा प्रेशर होता है एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बाद में, वर्कर्स के बिहाफ में। अब भाई तुम एम्प्लॉयर हो, किसी एम्प्लॉय को तुम प्रेशराइज करते रहोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, फिर वो काम नहीं कर पाएगा। और लेकिन अगर तुम उसको अच्छे से काम करने दोगे तो वो काम करेगा। इसीलिए कह रहा है कि ह्यूमन के साथ सिर्फ काम के साथ रिलेशन मत बनाओ, ह्यूमन के साथ इंटेंशनली रिलेशन बनाओ, जिससे क्या होगा तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होगी। सामने वाला जो है एम्प्लॉयर जो होगा, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की अगर कोशिश करेगा, उससे रिलेशन बनाएगा, तो वो भी अच्छी तरीके से काम करेगा। तो ये तीसरा अप्रोच जो बात कर रहा है कि इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं मशीन की तरह ट्रीट करो, है ना। ये इसीलिए इसने बोला कि ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की बात कही। देखो कह रहा है इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर बोथ इंडिविजुअल एंड ग्रुप इज अ प्री रिक्विजिट फॉर द एम्प्लॉयर्स and the union leaders and the government more so for the management। तो यही कह रहा है कि अगर आप ह्यूमन बिहेवियर को समझते हैं तो इंडिविजुअल और ग्रुप दोनों बेस पर आपको फायदा होने वाला है। दोनों बेस पर जो है आपके यूनियन के जो लीडर्स होंगे और आपके जो वर्कर्स होंगे वो आपको इजी तरीके से समझ आ जाएंगे। तो ये बात था ह्यूमन रिलेशन अप्रोच का। उसके बाद आया गिरी अप्रोच, है ना। वीवी गिरी अप्रोच लेट प्रेसिडेंट रहे हैं, अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जो कॉन्सेप्ट था यहीं पे आया था, यही लेके आए थे। देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू द वीवी गिरी द लेट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड द म्यूचुअल नेगोशिएशंस बिटवीन द मैनेजमेंट एंड लेबर शुड बी यूज्ड टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। बोला भाई साहब ऐसा है, देखो बोला हम लोग काम करते हैं एक ही जगह पे। जी सर। बोला ऑर्गेनाइजेशन में भाई देखो तुम तो वर्कर हो, तुम काम कर रहे हो, हम भी तो काम करा रहे हैं, हम भी तुम पे रखे हुए हैं, तो ये तो अपने अपने घर की बात हो गई ना, और घर की बात को बाहर थोड़ी लेके जाते हैं। तो इसीलिए बोला हम लोग क्या करेंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग करेंगे, मतलब दोनों मिल के बार्गेन कर लेते हैं, जिसका बेनिफिट जितना उतना ज्यादा दे दिया जाएगा। ये दोनों तरफ से बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई तुम्हारा हो जाए ज्यादा और मेरा कम तुम्हारा ज्यादा, ऐसा नहीं। तो इसीलिए उन्होंने वीवी गिरी ने बोला कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट लेके आओ, दोनों मिलेंगे, तुम्हारे साइड से भी एक लीडर होगा, मेरे साइड से भी होगा, हम लोग दोनों मिलकर ये करेंगे और डिस्प्यूट जो है वो घर के अंदर ही सुलझा लेंगे। बात समझ में आई? जी सर। तो ये क्या बोले घर के झगड़े जो हैं वो घर के अंदर ही सुलझा लो, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। चलिए कह रहा है ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी बाइपार्टाइट मशीनरी इन एवरी इंडस्ट्री। मोटा बाइपार्टाइट मशीनरी होना चाहिए हर इंडस्ट्री में, और एवरी यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री टू सेटल डिफरेंसेस from time to time with the active encouragement of government. Outside interference should not be encroach upon industrial peace। तो बोल रहा भाई साहब ये जो घर का झगड़ा है वो घर का, ये देखो बोला बाहर से कुछ मत लेके आओ, बाहर वाले को जरूरत नहीं है, घर का झगड़ा है, अंदर का प्रॉब्लम है, वो घर का झगड़ा घर में ही सुलझा लो। कह रहा है गिरीज स्ट्रेस वाज ऑन वॉलंटरी एफर्ट्स ऑफ द मैनेजमेंट एंड ट्रेड यूनियंस टू वाइंड अप देयर डिफरेंसेस थ्रू वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। तो गिरीज वीवी गिरी की बात कर रहे हैं कि जो उनका वॉलंटरी एफर्ट दिए उस पे मैनेजमेंट पे और ट्रेड यूनियन पे, बोला उनको वाइंड अप करो, है ना, उनका डिफरेंस को मर्ज करने की कोशिश करो कि क्यों गैप आ रहा है। भाई तुम देखो सीधी सी बात है, अगर वर्कर्स के सारे नीड्स कंडीशंस को आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हो और जो मैनेजमेंट है कुछ गलती कर रहा है, तभी वर्कर्स के भी और उनके बीच में बहस हो रही है। अगर दोनों की नीड फुलफिल हो जाएगी, दोनों सिमिलर हो जाएंगे तो दिक्कत ही नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कलेक्टिव बार्गेनिंग को अप्रोच किया। कह रहे हैं he was an against compulsory adjudication which cuts the very root of the trade union movement। कह रहा है he advocated collective bargaining for securing industrial peace। तो इंडस्ट्रियल पीस के लिए इन्होंने क्या बोला, कलेक्टिव बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। कह रहा है thus the Giri approach to the employer-employee relations implies the encouragement of mutual settlement of dispute। की बोल रहा है दोनों की सहमति से भाई सुलझा लेते हैं ना, म्यूचुअल सेटलमेंट कर लेते हैं ना, कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वॉलंटरी आर्बिट्रेशन। The essence of this approach is eternal settlement in the preference to compulsion from outside। देखो essence बोल रहा है, मतलब इसका अगर समरी बनाए तो क्या होगा कि बोल रहा है भाई साहब इंटरनल सेटलमेंट कर लीजिए, प्रेफरेंस पहले उसको दीजिए, आप बाहर वाले को लोगों को नहीं। कह रहा है वॉलंटरी आर्बिट्रेशन एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग रादर देन कंपल्सरी आर्बिट्रेशन। कंपल्सरी आर्बिट्रेशन को छोड़कर भाई वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करिए और कलेक्टिव बार्गेनिंग करिए और प्रॉब्लम सॉल्व करिए। चलिए उसके बाद जो पांचवा अप्रोच था वो था गांधीयन अप्रोच। भाई साहब गांधी जी बात तो नहीं किए, है ना,
तो उन्होंने बोला भाई साहब देखो, गांधीयन अप्रोच के द्वारा बोला गया देखो स्ट्राइक तुम करो, तुमको तुम्हारा अधिकार है, लेकिन वो नॉन वायलेंस होना चाहिए, पीसफुली आराम से काम करो और आराम से तुम प्रॉब्लम को सॉल्व करो। देखिए वही कह रहा है गांधी जी एडवोकेट्स डिमांड शुड बी रीजनेबल एंड थ्रू कलेक्टिव एक्शन। बोला डिमांड जो है आपका है, ऐसा नहीं कि वर्कर बोल दे भाई जितना तुम कमा नहीं रहे हो उससे ज्यादा हमको सैलरी दे दो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, रीजनेबल डिमांड होना चाहिए, कलेक्टिव एक्शन के थ्रू साथ में एक्शन लेना है। अवॉइड स्ट्राइक एज फार एज पॉसिबल, जितना हो सके हड़ताल को इग्नोर करिए बोल रहे हैं वो। लेकिन कह रहा है अवॉइड इंफॉर्मेशन ऑफ यूनियन फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्राइक शुड बी द लास्ट रिजोर्ट ओनली। बोल रहा स्ट्राइक हड़ताल जो है वो एकदम लास्ट ऑप्शन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शुरुआत में अब जाओ हर चीज के लिए हड़ताल, ऐसा नहीं करना है, आपको ऑप्शन लेके चलना है, ठीक है आप। और अगर आपको बोल रहा है इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्राइक, अगर कोई स्ट्राइक हड़ताल ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो वर्कर्स शुड रिमेन पीसफुल एंड नॉन वायलेंट। तो क्या होना चाहिए, पीसफुल और नॉन वायलेंट होना चाहिए। तो गांधी जी तो भाई हमेशा पीसफुल और नॉन वायलेंट की बात कहते ही हैं, ठीक है। अब आ जाइए कुछ ये क्या बोल रहे हैं 6 नंबर अप्रोच में। 6 नंबर अप्रोच क्या कहता है, 6 नंबर अप्रोच जो है वो है यूनिटरी अप्रोच। देखिए 3 तरीके की चीजें हमने पढ़ी है, याद है इकोनॉमी पढ़ा होगा, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और मिक्स्ड इकोनॉमी पढ़ा था। तो उसी अप्रोच को ना यहाँ पे अपनाया गया एक तरह से, यूनिटरी अप्रोच, ठीक है, प्लूरास्टिक अप्रोच और जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच क्या होगा, कैपिटलिज्म बोलते हैं, सॉरी सोशलिज्म बोलेंगे इसको। यूनिटरी अप्रोच सेंट्रल है ना, सब कुछ एक के हाथ में, उसको बोलते हैं यूनिटरी अप्रोच। अब देखिए क्या कहा गया यूनिटरी अप्रोच में ना, बोला कि मैनेजमेंट ही सब कुछ डिसाइड करेगा, देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ दैट इज मैनेजमेंट। मतलब हेड आदमी जो होगा वो सब डिसाइड करेगा, उसका बात को तुम इग्नोर किया तो भैया तुम नौकरी से निकल जाओ, बात खत्म। तो ये गवर्नमेंट वाला बात नहीं हो गया, हाँ जी, और मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा सबके बारे में, तुमको कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है वो है प्लूरास्टिक अप्रोच। यहाँ पे क्या होता है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, ठीक है। बात भाई साहब तुमको मिक्स्ड वाला इकोनॉमी है ना, उस तरीके से कि भाई आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का बात चलता है मिक्स्ड में, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपका डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है, मोर देन वन आपका क्या होता है अप्रोच होता है मोर देन वन वाला, कि भैया 2 या 2 से ज्यादा लोग भी डिसीजन ले सकते हैं। और लास्ट वाला जो अप्रोच है मार्क्सिस्ट अप्रोच को बोलते हैं कैपिटलिज्म अप्रोच, जहां पे सिर्फ पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट कमाने के बेस पर वो काम करते हैं ना। देखो यूनिटरी अप्रोच में तो आपका कॉन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया गया, क्यों, क्योंकि भाई तुम उलझोगे किससे, गवर्नमेंट से उलझोगे, गवर्नमेंट से उलझोगे भाई साहब तो तुरंत जेल के अंदर डाल देगा, खत्म। मिक्स्ड अप्रोच में आप बोला गया कि ठीक है ना, जब आएगा तो सॉल्व कर लेंगे कॉन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ सकता है, लेकिन जब आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। और उसी तरीके से मार्क्सिस्ट अप्रोच में बोला गया भाई साहब कॉन्फ्लिक्ट तो आना ही है, अगर काम कर रहे हैं तो झगड़ा तो होगा ही, और उस बेस पर वो बोला कि भाई ठीक है ना, जो झगड़ा होगा उससे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा, वो कॉन्फ्लिक्ट होगा तो कॉन्फ्लिक्ट को हम क्या करेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे। बात समझ में आ रही है जी। आइए तो एक ओवरऑल देख लिया, अब आइए नोट्स के थ्रू पढ़ते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है यूनिटरी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देयर इज ओनली वन सोर्स ऑफ अथॉरिटी दैट इज मैनेजमेंट। तो किस बेस पर है कि एक ही सोर्स है अथॉरिटी का, वो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के अलावा कोई डिसीजन नहीं ले सकता। कह रहा है व्हिच ओन्स एंड कंट्रोल्स द डायनेमिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इश्यूज, जो क्या करते हैं खुद कंट्रोल करते हैं कि डिसीजन मेकिंग इश्यूज, जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर होंगे सभी नहीं होगा। रिलेटिंग टू नेगोशिएशन एंड बार्गेनिंग, बोल रहा भाई साहब खुद ही नेगोशिएट करेंगे, बार्गेनिंग करेंगे, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। अंडर द यूनिटरी अप्रोच इंडस्ट्रियल रिलेशन आर ग्राउंडेड इन म्यूचुअल कोऑपरेशन, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट एंड टीम वर्क एंड शेयर्ड गोल्स। कह रहा है वर्क प्लेस कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज ए टेम्पोररी aberration result from the poor management from employee who do not mix well with the organizational कल्चर। तो ये बात सिंपल से बात जान लो कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट है वो टेम्पोररी है, यहाँ पे आप ज्यादा देर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है। कह रहा है यूनियंस कोऑपरेट विद द मैनेजमेंट एंड द मैनेजमेंट राइट टू मैनेज इज एक्सेप्टेड बिकॉज देयर इज नो वी दे फीलिंग। बोल रहा है यहाँ पे कोई वी दे फीलिंग नहीं कि हम लोग हैं तो आप लोग हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आप यूनियन है ठीक है, लेकिन सारा डिसीजंस कौन, मैनेजमेंट लेता है, बात खत्म। The underlying assumption is that everyone benefits when the focus is on common interest and promotion of harmony. Conflict in the form of strikes is not only regarded as necessary but destructive. देखो conflict को यहाँ destructive माना गया, मतलब वाहियात। तुम सोच लो ना यार कि जब उसी के हाथ में सारा डिसीजन है तो तुम वहां कॉन्फ्लिक्ट करोगे भी तो तुम क्या करोगे, अपना नुकसान ही करोगे, जॉब से जाओ भाई, खत्म कहानी। लेकिन
आगे वाले में डिस्ट्रक्टिव नहीं है, वहां से सीखने को मिलेगा, ऐसा कहा गया। आओ देखो कह रहा है क्या, advocate of unitary approach emphasize on a reactive industrial relation strategy, they seek direct negotiation with the employees। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट नेगोशिएशन करते हैं एम्प्लॉय से। यहाँ पे कोई यूनियन यहाँ नहीं चलता है ना, यूनियन की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। अब उसके बाद है प्लुरास्टिक अप्रोच। प्लुरास्टिक अप्रोच क्या है सर, ये अप्रोच बोलता है द प्लुरास्टिक अप्रोच टोटली डिपार्ट फ्रॉम द यूनिटरी अप्रोच एंड द assumes that organization is composed of individual who form distinct group with their own set of aims, objectives, leadership styles and value propositions। तो प्लुरास्टिक अप्रोच बोला भाई साहब ऐसा है, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो जहां पे और जो इंडिविजुअल हैं वो अलग ग्रुप बनाते हैं और अपने अलग अलग एम्स डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, लीडरशिप स्टाइल डिसाइड करते हैं। अरे ये इंडिया वाला तुम देख लो ना अप्रोच कि भाई सबको अधिकार है कुछ ना कुछ करने का, तो वही प्लुरास्टिक अप्रोच है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला अप्रोच। बस इतना ही याद रखना, काम बन जाएगा। कह रहा है द ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टी स्ट्रक्चर्ड एंड देयर विल बी कंटिन्यूड टेंशन ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट विद इन एंड द बिटवीन द वेरियस सेक्शनल ग्रुप। तो बहुत सारे सेक्शनल ग्रुप के बीच में और कॉन्फ्लिक्ट अराइज होना है। तो मतलब मेरा जुला एक बात ऐसा जान लो कि जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बताया था, याद है, फंक्शनल के बेस पर, तो वही बात यहाँ पे है कि प्लुरास्टिक अप्रोच है जी, दो से लोग के बीच में अधिकार है और वही लोग फिर वहां पे क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है। ठीक है, कह रहा है इन कॉन्ट्रास्ट टू द यूनिटरी अप्रोच द प्लुरास्टिक अप्रोच कंसीडर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज एज ए रैशनल एंड इनएविटेबल। तो बोल रहा भाई साहब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट को क्या माना गया, इनएविटेबल और रैशनल माना गया कि भैया कॉन्फ्लिक्ट तो हो गई बट इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बात समझ में आ रहा है जी सर। चलिए क्या कह रहा है, देखिए 3 काम है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे। क्या है प्लुरास्टिक अप्रोच परसीव्स, क्या परसीव करता है, ऑर्गेनाइजेशनल एज ए कोलिशन कंपीटिंग इंटरेस्ट वेयर द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इज मीडिएट amongst the different interest group। दूसरा कह रहा है ट्रेड यूनियन इज लेजिटिमेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉय इंटरेस्ट, और तीसरा है स्टेबिलिटी इन इंडस्ट्रियल रिलेशन एज ए प्रोडक्ट ऑफ कंसेशंस। तो ये 3 चीज की बात ये करता है बेसिकली। इसको इसमें इतना डीप जाने की जरूरत नहीं, बस इतना जान लीजिए कि जो प्लुरास्टिक अप्रोच है वो आपका बोथ को लेके चलता है ना, यूनिटरी और किसको, आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच को, दोनों को लेके चलता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये मिक्स्ड इकोनॉमी की तरह है भाई साहब, इंडिया क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, कैपिटलिज्म और विद सोशलिज्म। तो यही बात कह रहा है। अब जो है नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है अकॉर्डिंग टू प्लुरास्टिक इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल एंड इट नीड्स टू बी कंटेन्ड विद इन द सोशल मैकेनिज्म ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलेशन एंड आर्बिट्रेशन। तो यहाँ बात क्या क्या कि भाई ये इनएविटेबल है कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर दिया जाएगा। चलिए अब जो अप्रोच है वो है मार्क्सिस्ट अप्रोच। मार्क्सिस्ट अप्रोच को रेडिकल पर्सपेक्टिव अप्रोच भी कहा जाता है और यहाँ पे ये कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका पर्पस ही होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, प्रॉफिट अर्न करना। देखिए also known as radical perspective, the Marxist approach based on the proposition that the economic activities of production, manufacturing, distribution are majorly governed by the objective of profit। तो यहाँ सिर्फ क्या है, प्रॉफिट अर्न करना है, बस, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कह रहा मार्क्सिस्ट लाइक द प्लुरास्टिक रिगार्ड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर इनएविटेबल। यहाँ भी आप कॉन्फ्लिक्ट को इनएविटेबल रखते हो, मतलब वहां पे चेंज नहीं कर सकते हो, आना ही आना है। और यहाँ जब कॉन्फ्लिक्ट आएगा तो इसका कहना है कि भाई साहब क्या, कि कॉन्फ्लिक्ट आने की वजह से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, इससे हमको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा। However, प्लुरास्टिक बिलीव दैट द कॉन्फ्लिक्ट इज इनएविटेबल इन ऑल ऑर्गेनाइजेशंस। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इनएविटेबल होता है, प्लुरास्टिक का ये बिलीव है। लेकिन मार्क्सिस्ट क्या बोलता है, मार्क्सिस्ट सी इट एज ए प्रोडक्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट सोसाइटी। तो ये किसको किस तरह दिखता है, कैपिटलिस्ट सोसाइटी की तरह। कह रहा है एडवर्सियल रिलेशन इन द वर्कप्लेस एंड आर द सिंपल वन एस्पेक्ट ऑफ क्लास कॉन्फ्लिक्ट। बोल रहा है कॉन्फ्लिक्ट तब होगा जब आप दोनों अलग अलग तरीके से काम करोगे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय। द मार्क्सिस्ट अप्रोच thus focuses on the type of society in which organization function। कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट अराइज नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिंग इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट की वजह से मतलब ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट में कंपटीशन है इसी वजह से आपका कॉन्फ्लिक्ट होता है। कह रहा विद इन द ऑर्गेनाइजेशन बट बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ द सोसाइटी बिटवीन दोज हु ओन और मैनेज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोज हु हैव ओनली देयर लेबर टू
ऑफर। तो बोल रहा है देखो ये इतना है ना, कॉन्फ्लिक्ट अराइज होने का बहुत सारा रीजन हो सकता है, सिर्फ ये नहीं हो सकता कि भाई इंटरेस्ट दोनों में नहीं है इस वजह से दिक्कत है। दिक्कत ये भी हो सकता है कि जो आप सोसाइटी का डिवीजन किए कि आपको मैनेज कौन करता है और प्रोडक्शन का पार्ट जो है वो लेबर वाला कौन देखता है। कह रहा है इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट इज द सीन एज अ बीइंग सिनोनिम्स एंड द पॉलिटिकल एंड सोशल अनरेस्ट। आइए कह रहा है मार्क्सिस्ट अप्रोच आर्ग्यूज दैट द सोशल चेंज टू टेक प्लेस क्लास कॉन्फ्लिक्ट इज रिक्वायर्ड। तो देखिए तो बोल रहा है कि अगर समाज में बदलाव लाना है तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट होना जरूरी है। कह रहा है ट्रेड यूनियन आर सीन बोथ एज ए लेबर रिएक्शन टू एक्सप्लॉयटेशन बाय द कैपिटल एज वेल एज द वीपन टू ब्रिंग अबाउट अ रिवोल्यूशनरी सोशल चेंज। देखो मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोच जो है वो सीधा सीधी कैपिटलिस्ट सोसाइटी की बात करता है, ठीक है, बोल रहा है। और यहाँ कॉन्फ्लिक्ट को इनएविटेबल बोला गया है कि भैया जो भी चीज होगा वो हम क्या करेंगे, सीख लेंगे, झगड़े को जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, बात खत्म। तो एक बार मैं फिर बोल दे रहा हूं, यूनिटरी अप्रोच सर इसको बोलते हैं सोशलिज्म अप्रोच, आपका मार्क्सिस्ट अप्रोच इसको बोलते हैं कैपिटलिज्म अप्रोच, और प्लूरास्टिक अप्रोच जिसमें बोला जाता है क्या सर, इसको मिक्स्ड इकोनॉमिक अप्रोच बोला जाता है। बात खत्म हो गई है ना। चलिए और कुछ नहीं सर, अभी तो ये कहानी क्या हो गई, खत्म हो गई। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ और एक बात बता दूं कि अगर आप इसके अलावा नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो नेट वाला भैया एक अलग चैनल है जहां पे सिर्फ नेट की प्रिपरेशन होती है, और इससे रिलेटेड अगर बहुत सारा डीपर में आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो वो चैनल जाइए, सब्सक्राइब करिए उसको, और वहां पे जाके बात की चीजें देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।